नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। स्वागत है आपका जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में। और आज की हमारी चर्चा है, बहुत महत्वपूर्ण खबर आई है और आज की हमारी थीम है प्राइवेट जॉब भर्ती का फ्रॉड। ये नाम और ये शो इसलिए क्योंकि प्राइवेट नौकरी के लिए रिश्वत चौंकी नहीं, कुछ ऐसा ही मामला देश के प्रतिष्ठित आईटी कंपनी टीसीएस से उजागर हुआ है। फिलहाल तो टीसीएस ने इस घपले में शामिल 4 कर्मचारियों को निकाल दिया है, लेकिन इसने स्टाफिंग और प्लेसमेंट फर्मों की कार्यशैली भी संदेह के घेरे में ला लिया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ये अपने आप में इकलौता मामला है या ये आम प्रैक्टिस है। नियुक्ति को लेकर स्टाफिंग फर्मों की भूमिका पर भी बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि अगर निजी क्षेत्रों में नौकरी के लिए रिश्वत चलने लगे तो इसके परिणाम कितने घातक साबित हो सकते हैं। लेकिन चर्चा से पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। सरकारी नौकरी के लिए रिश्वत देने के किस्से तो आए दिन सुनने को मिलते हैं। मामले उजागर भी होते हैं और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। लेकिन जब मामला निजी क्षेत्रों में नौकरी का आता है तो योग्यता इसका पहला पैमाना माना जाता है। प्राइवेट कंपनियों में काम बोलता है, क्योंकि यहाँ केवल और केवल टैलेंट और आउटपुट मायने रखता है। प्राइवेट जॉब में वही टिकता है जो कंपनी के मानकों पर खरा उतरता है। इसलिए यहाँ रिक्रूटमेंट के लिए रिश्वत या रिश्ता नहीं, बल्कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही कैंडिडेट की भर्ती की जाती है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देश की जानी मानी आईटी कंपनी टीसीएस से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल टीसीएस के सीईओ को एक विसल ब्लोअर ने कंपनी के रिक्रूटमेंट में हो रही धांधली की जानकारी दी। विसल ब्लोअर ने कंपनी के रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट के रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप यानी आरएमजी के ग्लोबल हेड पर स्टाफिंग फर्मों से कमीशन लेने का आरोप लगाया है। आरोप भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि 100 करोड़ की रिश्वत का है। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए टीसीएस के सीईओ ने मामले की जांच के लिए तत्काल एक जांच कमेटी का गठन कर दिया। टीसीएस ने जांच के बाद रिक्रूटमेंट हेड को छुट्टी पर भेज दिया और रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप के 4 अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया। वहीं इन आरोपों में शामिल 3 स्टाफिंग फर्मों को भी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। दरअसल मल्टीनेशनल कंपनियों में बड़े पैमाने पर रिक्रूटमेंट होते हैं। टीसीएस की बात करें तो यहाँ सालाना करीब 50,000 लोगों की नियुक्ति होती है। ऐसे में ये कंपनियां रिक्रूटमेंट के लिए कैंडिडेट से संपर्क न कर स्टाफिंग फर्मों के जरिए रिक्रूटमेंट करती है। स्टाफिंग फर्म काम के हिसाब से डिजर्विंग कैंडिडेट्स के नाम कंपनियों के एचआर के पास भेजती है। इस प्रोसेस में पूरी ट्रांसपेरेंसी बरती जाती है। जाहिर है निजी संस्थानों में जॉब के लिए टैलेंट को ही पैमाना माना जाता है, यानी योग्यता ही पहली शर्त होती है। कैंडिडेट प्रोवाइड करने के बदले कंपनियां इन स्टाफिंग फर्मों को बकायदा एक हैंडसम अमाउंट पे करती हैं। अब समझते हैं कि आखिर रिश्वत की जड़ कहां से शुरू होती है। भारत में हर साल करीब 15 लाख नए इंजीनियर बनते हैं, मगर नैस्कॉम के एक सर्वे के मुताबिक इनमें से सिर्फ 2.5 लाख ही कोर इंजीनियरिंग सेक्टर में नौकरी पाने में कामयाब होते हैं। वहीं एमबीए करने के बाद 66% लोगों को मनमाफिक नौकरी नहीं मिल पाती। हालांकि देश के टॉप संस्थानों से कोर्स करने वालों पर ये आंकड़े लागू नहीं होते। ऐसे में नौकरी पाने की होड़ में संभव है कि स्टाफिंग फर्म कंपनियों के रिक्रूटमेंट सेल से मिलकर नौकरी दिलाने का काम करते हों। लेकिन प्राइवेट जॉब्स के लिए योग्यता अभी भी पहली शर्त है। इसलिए बड़े पैमाने पर स्टाफिंग फर्म रिश्वत लेकर नौकरी दिलाते हों ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ आउटपुट ही कंपनी के रेवेन्यू जनरेट करने का एकमात्र साधन होता है, यानी योग्यता से बढ़कर कुछ भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और आज की इस चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ रहा है। उनसे हम डिटेल में समझेंगे कि ये मामला कितना बड़ा है और इससे जो प्राइवेट सेक्टर में हम एक ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं उसको कितना बड़ा झटका लग सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं रजनीश सिंह साहब, मैनेजिंग पार्टनर सिंपली एचआर के। हमारे साथ विक्रम श्रॉफ हैं, हेड एचआर लॉज निश्चित देसाई एसोसिएट्स के। और साथ ही हरप्रीत सिंह सलूजा हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट NITS के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल रजनीश जी आपसे होगा। सर, ये खबर क्या आपको भी चौंका रही है? क्योंकि आप लंबे समय से एचआर में रहे हैं, आप जरा हमें बताएं कि टीसीएस जैसी दिग्गज प्रतिष्ठित कंपनी में इस तरह का मामला सामने आना कितना चौंकाने वाला है? देखिए, पहला सवाल का पहले जवाब, मैं इतना चौकन्ना नहीं हुआ ये न्यूज़ सुन करके।
और ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसी चीज के बारे में पहले नहीं सुना था। चौंकाने की बात यह है कि किस लेवल पे ये चला गया है सारा प्रॉब्लम। देखिए, हमारे देश में करप्शन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। चाहे आप जिस जिस क्षेत्र में भी आप लें, तो ये कहना कि कुछ जॉब्स के लिए कुछ लोग पैसे बना रहे थे कंपनी में, बिल्कुल ही मुझे हैरानी नहीं है। जैसी हमारी सिचुएशन है नौकरी का, जिस तरह हम लोगों ने डेटा देखा कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद, एमबीए करने के बाद, सो नेचुरली वो एक बड़े इजी टारगेट बन जाते हैं जो लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, जो कि चाहते हैं कि किसी तरह हम पैसे दे करके हमें नौकरी मिल जाए। और इसमें मुझे ज्यादा डिस्टर्बिंग ये लगता है कि एचआर के कुछ लोग इसको बढ़ावा देते हैं और इसमें शामिल होते हैं। वो सबसे ज्यादा एक मैं कहूंगा कि डिस्टर्बिंग फैक्टर है। एचआर को एक बहुत बड़ा रोल मॉडल माना जाता है अपने कंपनी में, उनका एक बड़ा सा रोल है। और अगर वहीं पे इस तरह की हरकतें होंगी तो नेचुरली कंपनी के कहीं ना कहीं छवि गिरती है कि शायद ये कंपनी में इस तरह का ही काम होता है। जबकि हमने देखा कि टीसीएस ने कितनी जल्दी इस पे पूरा एक्शन लिया और इन लोगों को सस्पेंड किया, या हो सकता है इन लोगों को टर्मिनेट भी करें। और टाटा जैसी ग्रुप कंपनीज में मैं तो मान के चलता हूं जहां पे वैल्यूज बड़े स्ट्रांग हैं, ये बहुत ही स्ट्रांग इंटीग्रिटी इशू है। तो मैं मान के चलता हूं कि ऐसी चीज पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, हमें टर्मिनेट करनी चाहिए ऐसे लोगों को, टू सेट एन एग्जाम्पल कि इस तरह की दोबारा कोई हरकत ना हो। राइट, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एक ट्रस्ट है लोगों का, और खास करके ऐसी कंपनी जिसका की रिपुटेशन है बुरी तरह से, और लोग ट्रस्ट करते हैं उनके काम पर, उनकी बाकी बातों पर। अब जरा विक्रम जी, हमें आप ये बताइए सर, चूंकि ये मसला बहुत गंभीर है, क्योंकि अब तक ये रिश्वतखोरी का जो मामला है वो सरकारी नौकरी में कई बार सामने आता है कि वहाँ पर रिश्वतखोरी चल रही है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों में इस तरह के मामले आते, जैसे कि रजनी जी ने कहा कि उनको हैरत नहीं हुई, उन्होंने अपने करियर में देखा होगा पहले भी इस तरह का मामला, लेकिन ये बहुत कम ऐसे मामले होते हैं, और इस तरह की कंपनी में तो और भी कम। तो आप जरा हमें बताएं कि क्या ऐसे में टैलेंट से कंप्रोमाइज हो रहा है? ये इसलिए बहुत अलार्मिंग है कि इस तरह की कंपनियां किस तरह की क्रूशियल सर्विसेज देती हैं, और ऐसे में अगर टैलेंट से समझौता किया जाए तो ये बड़े गंभीर परिणाम हो सकते हैं इसके। डेफिनेटली, और टैलेंट को तो कॉम्प्रोमाइज हो ही रहा है, क्योंकि अभी जो ये सब देख रहे हैं, और लास्ट 3 साल कोविड लॉकडाउन से ये पूरा जो रिक्रूटमेंट स्कैम है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो हो गया है। तो मैं रजनी जी जो बोले वो टोटली मैं कंफर्म कर सकता हूँ, क्योंकि लीगल सेक्टर में इतने सारे हम लोग को केसेस आते हैं जो हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट फ्रॉड्स। और लास्ट 3 साल मार्च 2020 जब से कोविड लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और पूरा रिक्रूटमेंट सिस्टम ऑनलाइन हो गया, वो पूरा फ्रॉड जो आता है आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो हो गया है। और अभी जो ये सब हम लोग एवरी डे जो सुन रहे हैं, और मैग्नीट्यूड अभी तो बहुत है 100 करोड़, ऑल्दो मेरे को लगता है थोड़ा स्पेकुलेशन है 100 करोड़ का, उतना मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता है, लेकिन इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग हो सकता है। और ये जो टैलेंट है उसको मेरिट्स के बदले पे करके एम्प्लॉयमेंट मिले तो फिर मेरिट का क्या फायदा। सो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इवेंचुअली एम्प्लॉयज और अल्टीमेट एम्प्लॉयर सफर करते हैं, वेरेज जो सब मिडिलमैन है वो गेन करते हैं। और जब भी वो मिडिलमैन कंपनी के खुद के एचआर रिप्रेजेंटेटिव्स है जो कंपनीज के वैल्यूज एंड मॉरल ड्यूटीज को पुश करे, वो लोग ही कल्प्रिट हो सकते हैं। तो पूरा अनफॉर्चुनेट है कि ये लेवल कितना और हो सकता है इंडिया में। ठीक है, अब हरप्रीत जी आप हमें ये बताएं सर, चूंकि आप आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं और आईटी का ये मामला है, ये रिपोर्ट हुआ है, क्या आपको लगता है, चूंकि ये मामला रिपोर्ट हो गया इसलिए हम सबके सामने है, क्या आपको लगता है कि इसका दायरा बहुत हद तक बढ़ चुका है? क्या आप ये ग्राउंड पर फील कर पा रहे हैं सर इस सेक्टर में? जी, धन्यवाद सर्वप्रथम मृत्युंजय जी शो में आमंत्रित करने के लिए। और एक प्रकार से अगर मैं एम्प्लॉइज के रिप्रेजेंटेटिव की तरह से आपसे अगर इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करना चाहूँ तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और ये सिर्फ एम्प्लॉइज तक सीमित नहीं है जिनकी हायरिंग हुई है, जो टीसीएस के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं, जो
एम्प्लॉइज अभी नोटिस पीरियड पर हैं और कंपनी छोड़कर अब दूसरी कंपनियों को ज्वाइन करने जा रहे हैं, उनके मेरिट के ऊपर, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उनके क्वालिफिकेशन के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है इस घटना ने। क्योंकि अब जो नई कंपनियां उनको हायर करने जा रही हैं, वो उनके क्रेडेंशियल्स को इस संदेह की नजर से देख रही हैं कि क्या इन एम्प्लॉइज ने पैसा दिया था, क्या इन लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ है वो भी इसी स्कैम के अंदर, इस फ्रॉड के अंदर हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर जो एम्प्लॉइज के क्रेडेंशियल्स ज्वाइनिंग करते टाइम जमा किए गए होंगे, तो वो परफेक्ट है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है आईटी सेक्टर में। क्योंकि आईटी क्षेत्र में सर स्विचिंग बहुत जल्दी होती है। 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद 20 से 25% एम्प्लॉइज एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करते रहते हैं। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो अब ये इसके लिए एक पत्र हमारी संस्था के द्वारा लेबर मिनिस्ट्री को भी पहुंचाया जा रहा है कि क्योंकि इसके अंदर जो क्वांटम है वो बहुत बड़ा है। इसके अंदर हो सकता है मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व हो। एक तरीके से ये इकोनॉमिक फ्रॉड भी है। इसके हिसाब से अगर हम देखे जाए तो दूसरी तरफ बहुत से ऐसे एम्प्लॉइज हैं टीसीएस के जिन्हें ऑफर लेटर मिला था फ्रेशर्स को, लेकिन इन्होंने ज्वाइनिंग डेट अभी तक प्रदान नहीं की गई। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। और क्यों उन लोगों के साथ में ऐसा हुआ, क्योंकि जब कभी भी एक एम्प्लॉइज के साथ में कोई एक्सप्लॉइटेशन की बात आती है तो वो सिर्फ वो एम्प्लॉय सफर नहीं करता, बल्कि उसकी सारी फैमिली सफर करती है। राइट सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये शो करने का हमारा मकसद यही है, क्योंकि देश में लाखों करोड़ों ऐसी प्रतिभाएं हैं जो नौकरी की तलाश में जाते हैं इन कंपनियों में। और जो बात आप कह रहे हैं कि ऑफर लेटर मिलने के बाद भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है, ये बहुत ही हैरत करने वाली बात है कि बहुत मेहनत से बच्चे पढ़ते हैं, क्वालिफाई करते हैं, अच्छे एग्जाम पास करते हैं, और उसके बाद भी अगर उनकी नौकरी कोई और ले ले रिश्वत देकर, तो ये बहुत हैरानी की और बहुत दुखद बात है। क्योंकि निश्चित तौर पर बहुत ही ये आप देखें कि इस तरह का मामला सामने आना ये हैरान करने वाला है। लेकिन रजनीश जी, एक सवाल मेरा आपसे ये होगा सर कि अगर हम टीसीएस की ही बात कर लें तो जो खबर रिपोर्ट हुई है कि 50,000 रिक्रूटमेंट पर ईयर टीसीएस में होता है पिछले 3 सालों में। अब चूंकि ये खेल बहुत पुराना है, पकड़ बाद में आया, तो आप अगर सर जिनका रिक्रूटमेंट इस रिश्वत के जरिए हो चुका है, क्योंकि आप तो एचआर में रहे हैं, आप ऐसे प्रैक्टिस को समझते होंगे, तो आप हमें जरा ये बताइए सर हमारे ऑडियंस को कि अब जिनकी नियुक्ति हो चुकी होगी, क्या उनको पकड़ने का, उनको स्क्रूटनी करने का कोई तरीका कंपनी के पास होता है कि ये पकड़ पाए कि हाँ ये जो नियुक्ति है ये फर्जी वाली नियुक्ति है? बहुत अच्छा सवाल। और मैं हरप्रीत जी से बिल्कुल सहमत हूं जब उन्होंने बोला कि ऐसे एम्प्लॉइज पे एक सवाल उठ पड़ेगा। और आपने सही फरमाया कि अब जो ये स्कैम अब निकल के आया है, तो इसमें किनके ऊपर इसका आंच पड़ेगा ये देखना पड़ेगा। और ये एक और चीज दर्शाता है, हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत कंपनीज अब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस चलाते हैं। तो इसमें और आप देखेंगे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की जितनी कंपनी, उनकी इतनी ग्रोथ हुई है पिछले 1 दशक में, यानी कि ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ फ्रॉड शायद खाली ये एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए नहीं है। आप देखेंगे कि हम लोग गलत इंफॉर्मेशन भी बायोडेटा में पाते हैं काफी लोगों का। तो आप देखेंगे काफी एक ऐसा मानसिक एक चल पड़ा है दौर की, जहां पर किसी भी हालत में एक नौकरी को पाना और इस तरह के उसके तौर तरीके निकालना, ये बड़ा ही एक ट्रेंड अच्छा नहीं है। और मैं मान के चलता हूं कि इसमें रोल जो है इसको अगर हमें ठीक करना है, और अगर जो लोग अब मैं कहूंगा इस जाल में जो लोग फंसेंगे, उनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रूव करना पड़ेगा कि भाई वो एक साफ चैनल के थ्रू आए हैं और उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। बट ये एक नेचुरली एक बहुत बड़ा होमवर्क मिल जाएगा अब एचआर के लिए, खास करके अब जब हमने सुना है कि पूरी रिक्रूटमेंट टीम को हमने हटाया है, तो अब बाकी जो एचआर वाले हैं उनको, और जो भी बाकी लोग जो ऑडिट के लोग होते हैं कंपनी में, आई थिंक उनको थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा टू फाइंड आउट कि कौन कौन ऐसे जेन्युइन एम्प्लॉइज हैं अब जो बचे हुए हैं, और कौन कौन इस चैनल के थ्रू आए। ओके, ठीक बात है। ये आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा काम होगा अभी आगे। लेकिन विक्रम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये तो आईटी की बात है, एक कंपनी का मामला आया तो हमने उस पर सवाल पूछा, लेकिन इसका ये पूरा मामला है, ये सिर्फ एक कंपनी या एक सेक्टर तक सीमित नहीं होगा।
जाहिर तौर पे इसका दायरा बड़ा होगा, अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग सेक्टर में भी इस तरह के मामले सामने आते होंगे। उस पर आपका टेक क्या है? अगर आपने कुछ आपकी कुछ फाइंडिंग हो, रिसर्च हो, जहां पर आपको लगता हो कि हाँ इस सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा इस तरह के मामले हो रहे हैं। हाँ, ये जो रिक्रूटमेंट फ्रॉड हम लोग देख रहे हैं लास्ट 4-5 इयर्स, और जो मैग्नीट्यूड पे ये सब फ्रॉड्स हो रहे हैं अभी, तो ये डेफिनेटली एक सेक्टर में नहीं है, आईटी सेक्टर में लिमिटेड नहीं है, और सब सेक्टर्स में भी हम लोग देखते हैं, चाहे टेलीकॉम हो, मीडिया हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या क्या ये इश्यू है टेक्नोलॉजी का, क्योंकि पूरा जो रिक्रूटमेंट मॉडल है ना, वो जो शिफ्ट हो गया है थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। तो इससे जो ज्वाइन होता है और जो लीव होता है, वो कंपनी को ठीक है, किसी बार पता भी नहीं कि कैसा दिखता है, क्या करता है, कौन से लेवल पे है। वो पूरा दिन घर से या किधर रिमोट जगह से काम करता है, और उसका टाइम शीट्स लॉग करता है और सैलरी मिलता है। तो वो जो मैग्नीट्यूड है टेक्नोलॉजी सेक्टर पे नहीं है, लेकिन और सब सेक्टर्स पे भी हम लोग को केसेस आते रहते हैं। ओके, ठीक बात है। आप कह रहे हैं कि बाकी सेक्टर में भी इस तरह के मामले आते हैं, लेकिन अब सवाल ये है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जिनके साथ इस तरह की घटना हो रही है कि आपको ऑफर लेटर मिल गया, या आप इंटरव्यू आप देने गए, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। सरकारी में तो ये होता है कि अगर आपके साथ इस तरह की चीटिंग हुई है, आपको मालूम चल जाए, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, केस कर सकते हैं, कई बार जीतते भी हैं। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में आपके साथ इस तरह की चीटिंग हो रही है, तब आपके पास क्या विकल्प बचते हैं? अब जरा हमें यह बताएं हरप्रीत जी, मैं पहले आपके सेक्टर से शुरुआत करता हूं, फिर मैं रजनीश जी से ये सवाल पूछूंगा। आप जरा बताइए कि अगर आपके सेक्टर में इस तरह की कोई घटना होती है, आपके संज्ञान में आता है, मान लीजिए आपने खुद कहा कि बच्चों को ऑफर लेटर मिलता है और फिर उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती है, तो लीगल राइट्स क्या होंगे, उनके लिए लीगल लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? जी मृत्युंजय जी, इसके लिए हमने ऑलरेडी जो लेबर मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इसके बारे में पत्र लिखकर जानकारी प्रदान की थी। जब टीसीएस के एम्प्लॉइज की 6 महीने पहले हमें कंप्लेंट आई थी कि उन्हें 1 वर्ष से 1.5 वर्ष का अवधि वो बिता चुके हैं ऑफर लेटर के साथ में, और उन्हें ज्वाइनिंग डेट नहीं दी जा रही है। तो ये गवर्नमेंट के संज्ञान में तो ऑलरेडी है। लीगल राइट्स की अगर हम बात करना चाहें तो इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूट होना जरूरी होता है। अगर एम्प्लॉय को ज्वाइनिंग डेट मिले और अगर वो नौकरी शुरू कर देता है, अगर वो 1 दिन के लिए भी कर्मचारी बन जाता है कंपनी का, तब हम जाकर लेबर डिपार्टमेंट में या फिर लेबर कोर्ट में जाकर या फिर सिविल कोर्ट में जाकर कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर कई ऐसे इंस्टेंसेस हैं, ऐसी घटनाएं हैं जहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ नहीं था एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के बीच में। जो एम्प्लॉइज ऐसे हैं अब जिनके साथ में इस स्कैम के कारण मतलब प्रॉब्लम उनके लिए अब फ्यूचर के लिए क्रिएट हो चुकी है, जब वो दूसरी जगह नौकरी ढूंढने जाएंगे, जब उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो ऐसे में ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि गवर्नमेंट इसका संज्ञान ले, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसके अंदर इंटरवीन करे और इसकी मामले की पूरी जांच पड़ताल हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि इकोनॉमिक बहुत बड़ा ऑफेंस है इसके अंदर, और बहुत से कर्मचारियों की लाइफ और लाइवलीहुड इसके अंदर जुड़ी हुई है। सर, तो गवर्नमेंट को इसमें अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए। हाँ, रजनीश जी इसका और बेहतर आपने बहुत डिटेल में बताया। रजनीश जी इस पे कुछ और डिटेल जानकारी हम तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि लंबे समय तक एचआर में रहे हैं। सर, आप जरा बताइए कि अगर मान लीजिए किसी भी सेक्टर की बात करें हम, किसी बच्चे को ऑफर लेटर मिल जाए और उसके बाद उसे मना कर दिया जाए, तो उनके पास कोई राइट है चैलेंज करने का कि हाँ मुझे क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंट भरवा लिए जाते हैं कि आपके पास कोई विकल्प रहता नहीं है। तो ऐसे में आपके हिसाब से क्या कोई विकल्प उन बच्चों के पास रहता है कि वो चैलेंज कर पाए इसको? देखिए, मेरे नॉलेज में तो ऐसा मैंने सुना नहीं है कहीं पर कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, आपको ऑफर नहीं मिला आफ्टर इंटरव्यू, तो आप कहीं जाकर के अपील करें। मैं पूरे अपने करियर में प्राइवेट सेक्टर में ही काम किया हूँ, तो इस तरह का मुझे तो कहीं पर भी इसका नॉलेज नहीं है। और बट क्या इसका एक रास्ता निकलना चाहिए, ये इंटरेस्टिंग एक सवाल है।
बट मैं पूरी अगर इस सब्जेक्ट को देखूंगा तो देखिए, एक तो है कि जिसने रिश्वत ली, मगर मैं कहीं ना कहीं उस कैंडिडेट को भी इक्वली जिम्मेदार समझूंगा जिन्होंने ये सोचा कि मैं पैसे दूंगा और नौकरी लूंगा। तो ये दोनों पहलू, मतलब ये समझना जरूरी है कि एक कैंडिडेट भी क्या सोच करके एक नौकरी ले रहा है, मतलब ये उनकी सोच के बारे में, उनकी इंटीग्रिटी के बारे में एक दर्शाता है कि उनकी सोच कैसी है। तो हमें सारा कुछ देख करके सोचना पड़ेगा। बट यस, किसी को अपील करने का एक ऑप्शन देना, आई थिंक इट सजेशन अच्छा है, बट क्या वो कहीं ज्यादा बड़ा एक, जिस तरह हमारे कोर्ट में इतने केसेस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, क्या हम एक और नया एक खोल देंगे रास्ता जिसमें इतने ज्यादा केसेस आ जाएंगे कि हर इंटरव्यू पे अगर मुझे रिजेक्शन लेटर आ रहा है तो मैं सीधे जाकर के अपील कर दूं? तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होगा। आइडिया अच्छा है, बट इसको थोड़ा सा संचालित करना थोड़ा सा तकलीफ रहेगा। ये ठीक बात है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात आपने बताई। लेकिन हरप्रीत जी, क्योंकि ये मामला इसलिए गंभीर है कि ये मामला सिर्फ नियुक्ति तक सीमित नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि अगर इस तरह से रिश्वत के जरिए नियुक्ति हो जाती है, और विक्रम श्रॉफ जी माफ कीजिएगा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, नियुक्ति होने के बाद मान लीजिए जो रिक्रूटमेंट किया है, अगर वो सिस्टम में बने हुए हैं, तो जिसकी नियुक्ति हुई है अगर उनका परफॉर्मेंस खराब भी रहता है उनके टेन्योर में, तो उनको टच नहीं किया जाएगा, उनको नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि उनके लिए रिश्वत ऑलरेडी पेड है, ले लिया गया है। तो ये तो काम करने के लिए प्रैक्टिकल में जो सिस्टम के अंदर, ये तो बड़ा चैलेंज है ना। करेक्ट। और बड़ी कंपनीज का पूरा प्रोसेस भी होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, स्टार्ट टू फिनिश। तो अभी किसी ने रिश्वत देके ज्वाइन भी कर लिया लेकिन परफॉर्म नहीं करता है अप टू एक्सपेक्टेशन, तो ये कंपनीज इतनी बड़ी है कि वो पूरा प्रोसेस में एम्प्लॉइज को डाल देगी, वो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान और वार्निंग्स और वो सब डाल के डलेगा सर ये, क्योंकि रिक्रूटमेंट कर जिनके जरिए हुआ है, जो पकड़े गए हैं, वो तो सीनियर पोस्ट पे होते हैं, वो तो बचा सकते हैं ना उनको अलग अलग तरीके से। डेफिनेटली, गुड पॉइंट। लेकिन अभी रजनीश जी ने अभी जो बोला कि एम्प्लॉइज भी इक्वली जिम्मेदार है, एम्प्लॉयर को भी ये पूरा प्रोसेस देखना है कि एम्प्लॉयर का रेप्यूटेशन कैसे मेंटेन होता है। और ये जो इतनी बड़ी कंपनी में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, तो क्या कर सकती है सब दूसरी कंपनीज जो ऐसा फ्रॉड को नेक्स्ट टाइम नहीं हुए। एक तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्टैंडर्ड्स हम लोग ने देखा कि और वो आर्टिकल में भी है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव करना पड़ेगा सब्सटेंशियली। इनफैक्ट जो कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, उसको भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स बहुत कंप्लाई करने पड़ते हैं। दूसरा, रजनीश जी ने भी बोला बैकग्राउंड चेक्स एम्प्लॉइज पे करो। मैं एक स्टेप फर्दर जाके बोलता हूँ कि बैकग्राउंड चेक्स ये एजेंसीज पे भी करो, ये रिक्रूटमेंट एजेंसी, स्टाफिंग एजेंसीज जो ये एचआर के साथ कोऑर्डिनेट करती है, उस पे भी बैकग्राउंड चेक करो। और फाइनली एक एरिया है जो इंडिया में अभी लीगली उतना डेवलप नहीं हुआ है प्राइवेट कंपनीज के लिए। तो जो कंपनीज पब्लिक है, जो कंपनीज लिस्टेड है, उसको स्ट्रॉन्ग विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म अडॉप्ट करना पड़ता है। लेकिन ये प्राइवेट कंपनी में नहीं है। ये अभी का जो फ्रॉड का जो इश्यू है, रिक्रूटमेंट फ्रॉड, वो कैसे बाहर आया है क्योंकि किसी ने उसके विसल ब्लोइंग चैनल में मैनेजमेंट को अलर्ट कर दिया कि इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। ओके सर। लेकिन इतनी सारी प्राइवेट कंपनीज है जिसके पास विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म जरा भी नहीं है, और कोई भी प्रोसेस नहीं है कि ये फ्रॉड को डिटेक्ट करने को। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम जी आपका, रजनीश जी आपका, और हरप्रीत जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।